हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं जहां से अपन ने छोड़ा था। और अभी अपन को बात करना है ड्यू डेट ऑफ बिल और नोट। वैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेज है तो डेज में ऐड करते हैं, और अगर मंथ्स है तो मंथ्स में ऐड करते हैं, 3 डेज का ग्रेस ऐड करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कहाँ पे आप 3 डेज का ग्रेस ऐड नहीं करोगे और कहाँ पे आपको करना है। चलिए तो आ जाइए और बात करते हैं ड्यू डेट के बारे में, ड्यू डेट ऑफ बिल के बारे में। आ जाइए। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ऑफ ग्रेस। इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस। देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नॉट एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ द ग्रेस, जिसमें 3 दिन का ग्रेस ऐड नहीं होगा। सबसे पहला आपका आ गया चेक। चेक में कभी भी 3 दिन का ग्रेस नहीं ऐड होता है, ठीक है। बिल और नोट पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? भैया मैं जब मांगू तब पैसा दो। उसमें जब मांगू तब पैसा दो, तो भैया जब मांग रहे तब पैसा देना है। उसमें 3 डेज का कोई भी ग्रेस नहीं होता। और ऐसा बिल और नोट जिसमें नो टाइम इज मेंशन, जिसमें टाइम मेंशन नहीं है। टाइम मेंशन नहीं है मतलब क्या? जब दिखाए तब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तीन में, एक चेक, एक ऑन डिमांड एंड तीसरा जिसमें टाइम मेंशन नहीं है। फिर आ जाओ, कहां पे आपका ग्रेस डे ऐड होगा, ये आपको दिया है। कौन सा? जिसमें स्पेसिफिक डे पे पेएबल ऑन स्पेसिफिक डे अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उसमें आपका 3 दिन का ग्रेस डे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आफ्टर साइड है तो भी आपको ऐड होगा। आफ्टर साइड का मतलब क्या होता है? आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर साइड का मतलब है आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो उसमें भी आपको क्या करना है? 3 डेज का ग्रेस ऐड करना है। बिल और नॉट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। आपको किसी एक इवेंट के होने के बाद आपको पेमेंट करना है, तो वो भी एक स्पेसिफिक डेट जैसा है, तो उसमें भी आपका ऐड होगा, ठीक है। तो 3 केस में ऐड होगा, 3 केस में ऐड नहीं होगा। चेक में नहीं होगा, ऑन डिमांड में नहीं होगा, नो टाइम मेंशन में नहीं होगा। बाकी टाइम मेंशन है तो उसमें होगा, स्पेसिफिक डे है होगा, आफ्टर साइट है होगा, ठीक है। और आफ्टर सर्टेन इवेंट है तो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आ जाओ। फिर आपको दिया है सो इन केस ऑफ टाइम बिल और नोट इट बिकम ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द ग्रेस पीरियड। इसका मतलब ये कि जब टाइम बिल है, मतलब जिसमें टाइम मेंशन है, टाइम बिल है, उसमें ड्यू कब होता है? लास्ट डे ऑफ अ ग्रेस पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेस डेज ऐड होता है। वेर एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज ड्यू 3 डेज आफ्टर द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो उसका इंस्टॉलमेंट का ड्यू भी कब होगा? 3 दिन के बाद होगा। मतलब जब आपको पेमेंट करना है उससे 3 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि 3 दिन आपको ग्रेस डेज के मिल रहे हैं। इफ द ड्यू डेट फॉल ऑन द पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट कब है आपका? पब्लिक हॉलीडे पे है, तो बिल कब होगा? ऑन इमीडिएट प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे, ठीक है। अगर अपने को पता है कि पब्लिक हॉलीडे है तो हमें एक दिन, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, तो हमें कब पेमेंट करना होगा? 14 को, ठीक है। इफ द मंथ इन विच द पीरियड टू टर्मिनेट हैज नो करस्पॉन्डिंग डे, द पीरियड विल टर्मिनेट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? पेमेंट इन अ ड्यू कोर्स। अब पेमेंट इन अ ड्यू कोर्स देखो बहुत सिंपल है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? कि आपने सामने वाले को इस तरीके से पेमेंट किया कि आप ऐसा मानते हो कि जिसके पास बिल है, जिसके पास भी बिल है, वो एकदम सही ओनर है उस बिल का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, आप कौन हो? आप हो बी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है? ए एंड बी है। फॉर एग्जाम्पल आप बी हो, ठीक है, और ए ने आगे एंडोर्स किया, एंडोर्स किया। अब कोई पर्सन एक्स पर्सन जो आपसे पैसा लेने आया, तब आप पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कब माना जाएगा? जब आपने ऐसा माना कि एक्स के पास जो बिल है वो उसका राइट है, मतलब उसको पैसा लेना था इसीलिए उसके पास वो बिल आया घूम के, ठीक है। और आपने यही मान रहे हो कि ये क्या है भैया, इसका राइट है, और आप इसे पेमेंट कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्या बोलते हैं? पेमेंट इन ड्यू कोर्स। मतलब आप ऐसा मान के पेमेंट कर रहे हो कि जिसको भी पेमेंट लेना है वो भैया सही हकदार है, ठीक है। आ जाओ। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस द पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ। हम मान रहे कि भैया सामने वाले पर्सन को कैसे मिला है? गुड फेथ में मिला है। एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजीशन देयर ऑफ, मतलब जिसके पास पोजीशन है भैया उसका कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है, वही सही पर्सन है, हम ऐसा मान के उनको पेमेंट कर दे। द पेमेंट टू पर्सन इन द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेस विच
डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट, मतलब ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जिससे हम विश्वास करें ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पेमेंट, मतलब हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि उसको पेमेंट मिलना चाहिए और हमने उसको पेमेंट किया। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या बोल रहे हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स होता है मतलब हमने हमने पेमेंट कर दिया ऐसा मान के कि उसी को रिसीव होना है, इसका मतलब ये होता है इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा अभी, डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। अब देखो बिल का आपने पेमेंट कर दिया, बात खत्म, बिल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आपने पेमेंट किया उसको वो बिल कहीं से मिला हो, ठीक है, बट आपने कैसे पेमेंट किया, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मतलब आपको पता नहीं था कि उसको जो बिल है वो सही ओनर है कि नहीं है, ठीक है, बट आपने किस तरीके से पेमेंट किया, आपने गुड फेथ में पेमेंट किया कि हाँ भैया उसी को पेमेंट मिलना चाहिए और आपने पेमेंट किया, तो उससे बोलते हैं पेमेंट इन गुड फेथ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ पेमेंट इज सेड टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स हम कम बोलेंगे जब ये नीचे की सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशन। वैसे मैंने आपको बता दिया है, वही चीज यहाँ पे लिखी है, बट अपन एक बार देख लेते हैं। इट इज इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे टेनर मतलब जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऊपर दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, उसी हिसाब से आपने पेमेंट किया होना चाहिए। ठीक है, जो डेट पे पेमेंट बोला है 23 को आपको पेमेंट करना है, तो आपने 23 पे किया है तो उसे अपन बोलेंगे विद अपेरेंट टू टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट में लिखा गया है उसी हिसाब से आपने पेमेंट किया तो उसे बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी, पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी इज नॉट अ पेमेंट अकॉर्डिंग टू अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर ड्यू डेट के पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो उसे आप पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं बोलोगे, क्योंकि पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए जो डेट पे बोला उसी डेट पे पेमेंट होना चाहिए। अगर 23 बोला और आपने 21 को दे दिया पेमेंट तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, इट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर, इट मस्ट बी मेड इन मनी टर्म्स, ये कैसा होना चाहिए, मेड इन अ मनी टर्म ओनली, ये सिर्फ मनी में ही होना चाहिए तभी आप बोलोगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ओके, पहली चीज जिस डेट पे बोला उस डेट पे आपको पेमेंट करना है, दूसरी चीज सिर्फ मनी का पेमेंट करना है, बट आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप मनी का पेमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा। जिसको पैसा लेना है वो ऐसा बोलता है कि मुझे मनी नहीं चाहिए, मुझे गुड्स चाहिए, तो आप पेमेंट कर सकते हो अदर चीज में भी। The holder of negotiable instrument cannot be forced to accept the payment in any other mode। देखो जिसके पास बिल है ना वो कभी भी cannot be forced, मतलब हम उसको फोर्स नहीं कर सकते to accept the payment in other mode कि तू भैया दूसरे मोड में पेमेंट ले ले, बट अगर वो सामने से बोलता है कि मैं दूसरे मोड में पेमेंट लेने के लिए रेडी हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट विथ हिज कंसेंट, देखो उसके कंसेंट के साथ हम दूसरा पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए दो चीजें, एक जिस डेट पे लिखा है उसी डेट पे पेमेंट होना चाहिए, दूसरी चीज हमें उसको मनी में ही देना है, एक्सेप्ट हम उसको दूसरे मोड में भी दे सकते हैं अगर उसका कंसेंट हो तो, कंसेंट मतलब क्या, परमिशन, विथ हिज कंसेंट, अगर उसने बोला कि हाँ भैया चलेगा मेरे को तो हम दे सकते हैं, अदरवाइज मनी देना पड़ेगा। इट इज मेड टू द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मेड टू पर्सन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है हमने उसी को पेमेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स के हाथ में इंस्ट्रूमेंट और हमने दूसरे को बंदे को पेमेंट किया तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं आएगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट उसी को पेमेंट करो। इट इज मेड इन गुड फेथ, मतलब हमने गुड फेथ में पेमेंट किया, मतलब हम ऐसा मान रहे कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वही सही इसका ओनर है, तो इसे बोलते हैं पेमेंट इन गुड फेथ। देयर इज नो ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट द पोजीशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, मतलब ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि हम ऐसा माने कि जो एक्स के पास बिल है उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, हमें ऐसा ही लग रहा है कि एक्स को भी पैसा मिलना चाहिए, उसके पास बिल है तो हमने उस तरीके से पेमेंट किया है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है कौन सा, कि विथ अपेरेंट टू टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसा इंस्ट्रूमेंट में लिखा ऐसे पेमेंट किया। दूसरा किस में पेमेंट किया, मनी में, अगर देखो आपको अपेरेंट टेनर, रुको मैं एकदम से शॉर्ट वाला करवा देता हूं सिर्फ वर्ड्स में, एपरेंट टेनर मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है वैसे पेमेंट। दूसरा क्या है, सिर्फ मनी में देने का, तो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ मनी। तीसरा क्या बोले कि यहां पे टू द पर्सन ऑफ द पोजीशन, टू द पर्सन इन पोजीशन, जिसके हाथ में है उसी को देना है। ठीक है, फिर क्या है, गुड फेथ में देना है भाई, कैसे देना है, गुड फेथ में देना है, बन गया ये वाला, हाँ भैया। और नो ग्राउंड टू बिलीव, नो ग्राउंड टू बिलीव कि उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी ग्राउंड हमारे पास नहीं है कि जिसे हम ऐसा बोले कि एक्स को पैसा नहीं मिलना चाहिए। इतनी चीजें अगर होगी तो इसे बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मतलब आपने अपने हिसाब से सही तरीके से पेमेंट कर दिया है। चलिए आज मतलब आपका कोई डिफॉल्ट उसमें नहीं है।
अब अपने को यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कौन सा, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का। आ जाइए डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, मेकर एंड पेई। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई होता है, क्योंकि पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर एंडोर्समेंट करेंगे तो पेई चेंज हो जाएगा। तो सेम चीज चेक में भी होती है, सेम चीज चेक में भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, नेचर, कंटेन एन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल प्रॉमिस या तो अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो, अनकंडीशनल प्रॉमिस या तो अंडरटेकिंग भी बोल सकते हो। कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है, एंड ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंक टू पे ऑन डिमांड, ये ऑन स्पेसिफिक बैंक के ऊपर होता है, और पे ऑन डिमांड होता है, मतलब जैसे ही चेक लेके कोई जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि आई प्रॉमिस टू पे यू, तब उसमें एक्सेप्टेंस थोड़ी जरूरी है, जिसको लेना है वो तो हाँ ही बोलेगा ना, हाँ भैया दे दे। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बट हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नेसेसरी है इफ बिल इज पेबल आफ्टर साइड, मतलब अगर हमने ऐसा लिखा हुआ है कि आप आफ्टर साइड, आफ्टर डेट ऐसे अपन ऐड करते थे, पता है, डेज, 3 days ग्रेस, तो वो क्या होता है आफ्टर साइड का मतलब क्या, आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो उसमें एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगा तभी उसके बाद तो वहां से टाइम शुरू होगा गिनना। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं करेगा, तो अगर 2 महीने का बिल बनाया और हमने ऐसा बिल बनाया कि आफ्टर साइट, ठीक है, अब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो 2 महीना शुरू ही नहीं होगा, 2 महीना शुरू ही नहीं होगा तो पेमेंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे नेसेसरी कब है एक्सेप्टेंस, जब वो कैसा बिल हो, आफ्टर साइट वाला हो। ठीक है, यहाँ पे चेक में भी कोई भी नेसेसरी नहीं है, मतलब चेक दे रहे हो, ठीक है, उसके पास आ गया वो पेमेंट ले सकता है, इसमें हाँ बोल मतलब लिख के देने की जरूरत नहीं, ओके मेरे को चेक मिल गया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तेरा चेक, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। फिर क्या बोला है, लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, जिसने भी बनाया उसकी लायबिलिटी कैसी है, प्राइमरी, मतलब उसी को पेमेंट देना है, एंड एब्सोल्यूट मतलब उसी को देना है, एब्सोल्यूट है, 100% उसी की लायबिलिटी है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज ए कंडीशनल एंड सेकेंडरी। अब देखो, ड्रॉवर ऑफ, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, जिसने बिल बनाया, ए बी, पैसा किसको लेना है, फॉर एग्जांपल ए को पैसा लेना है, तो बिल कौन बनाएगा, ए बनाएगा, और बी को भेजेगा कि भाई तू एक्सेप्ट कर वापस दे, तो ए को वापस बिल मिल गया, हाँ भैया, ड्रॉवर कौन है, ये, इसकी लायबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी, सेकेंडरी और कंडीशनल। अब ऐसा क्यों, देखो ए ने एंडोर्स किया सी को, अब सी पेमेंट लेने गया किसके पास, बी के पास, कि बोला भाई पैसा दे, तो बी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, चल निकल हट। ठीक है, तो बी अब आ गया घर पे रोते रोते, अब बी क्या बोलेगा, इस बिल का मैं क्या करूं, वो किसके पास जाएगा, ए के पास बोलेगा, ए को बोलेगा लाई भाई पेमेंट ला, तेरे वाले ने, इसने बी ने तो पेमेंट नहीं किया, बट तेरे को तो करना पड़ेगा ना, चल मेरे को पेमेंट दे मेरा, ठीक है, तूने मेरे को बिल थमा दिया था, अब मेरे को पेमेंट दे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भैया ए की लायबिलिटी आ गई, बट कब आई, जब बी पेमेंट नहीं करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉवर की लायबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। ठीक है, कैसी, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। चलो आ जा, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर इज ए कंडीशनल एंड सेकेंडरी। ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर, अगर डिसऑनर होता है तो इसमें कोई भी नोटिस की जरूरत नहीं है प्रॉमिसरी नोट में, क्योंकि खुद ही ने पेमेंट नहीं किया। यहाँ पे नेसेसरी है, नोटिंग चार्जेस करवा दे अपन, और चेक में भी नेसेसरी जरूरी नहीं है। पेबल की बात करें, ऑन डिमांड एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो ऑन डिमांड या तो स्पेसिफिक टाइम पे होता है, यहाँ पे भी सेम तरीके से ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब बिल या प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड पे भी बन सकता है या स्पेसिफिक टाइम के लिए भी बन सकता है। और चेक का कैसे होता है, ऑलवेज ऑन डिमांड होता है, इवन टू बेरर इफ सो मेड, मतलब बेरर भी हो सकता है, मतलब जिसके हाथ में बिल उसको पेमेंट मिलेगा, जिसके हाथ में चेक उसको पेमेंट मिलेगा, ऐसा भी चेक हो सकता है। क्रॉसिंग की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट में कोई भी क्रॉसिंग नहीं होती, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी नहीं होती, बट चेक में जरूर से होती है, मतलब कैन बी, मतलब हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर चेक में क्रॉसिंग होगी, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्रॉसिंग क्या है समझाएंगे आपको, वैसे आपको कल समझाया था कि क्रॉसिंग कौन कर सकता है, कैसे करना है। ठीक है, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि आप चेक को कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये चेक जिसके पास हो उसके अकाउंट में पैसा जाए, तो ऊपर आप क्रॉस कर दोगे अकाउंट पे ही, मतलब अकाउंट में ही जाएगा पैसा, वो कैश में बैंक से नहीं ले सकता, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे नोटिंग प्रॉमिसरी नोट में रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और चेक में भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ग्रेस पीरियड अवेलेबल इफ द पेएबल आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे भी किस तरीके से होगा, सेम तरीके से, इफ पेएबल आफ्टर स्पेसिफिक टाइम होगा तो भी ग्रेस डेज अवेलेबल होगा। चेक में कोई भी ग्रेस डेज अवेलेबल नहीं होते हैं, 3 चीजों में सबसे पहला चेक ही लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अदर फीचर्स, नंबर, डेट, प्लेस नॉट एसेंशियल, मस्ट बी स्टैम्प्ड, ये स्टैम्प होना बहुत जरूरी है,
ये भी सेम तरीके से नंबर डेट प्लेस नॉट एसेंशियल बट प्लेस होना स्टैम्प होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जबकि चेक की बात करें तो नंबर होना बहुत जरूरी है, डेट भी होना बहुत जरूरी है, प्लेस भी होना जरूरी है, ठीक है। नीड नॉट बी स्टैम्प, मतलब स्टैम्प होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब साइन होगा तो चलेगा और स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके चेक के बारे में तीनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आ जाओ, फिर आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्रॉसिंग दिया हुआ है, ठीक है। ओके, लेट्स गो। आ जाओ, क्रॉसिंग के बारे में शुरुआत करते हैं, जस्ट अ सेकंड। चलो चलो, आ जाओ। सेक्शन 123 टू 131 ए ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सप्लेन अबाउट द क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। अ चेक में बी एन ऑप्शन ओपन चेक और अ क्रॉस चेक। ये तो ओपन चेक हो सकता है या तो क्रॉस चेक हो सकता है। ओपन चेक मतलब नॉर्मल चेक है वो, क्रॉस चेक मतलब उस पर क्रॉस किया हुआ है। कैसे क्रॉस? इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे क्रॉस होता है चेक के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ द चेक। ये क्यों करते हैं? देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ताकि फिर आपका सिर्फ रीड करने का रहे। क्रॉसिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि पेमेंट सिक्योरली हो। सिक्योरली हो मतलब, अब देखो अगर चेक नॉर्मल है तो उसमें से कैश भी उठा सकते हो, मतलब अगर चेक बैंक में जाके दिया तो उससे कैश आप ले सकते हो। बट अगर उस पर अगर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जिसका नाम लिखा हुआ है उसके बैंक उसके अकाउंट में जाके डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरे को फीस देनी है तो आपने मेरे को चेक दिया, नॉर्मल चेक, ठीक है, तो मैं उसका कैश भी रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है, और कहीं पे भी डिपॉजिट भी करवा सकता हूँ। बट अगर आपने अकाउंट पे ही करके दिया तो वो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, मेरे को कैश भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि अगर मेरा चेक गुम भी हो गया तो भी कोई पेमेंट नहीं उठा सकेगा उस चेक से, ठीक है। तो जो देने वाला होता है उसको डर लगता है कि अगर सामने वाले ने घुमा दिया, पेमेंट मेरा कट गया, डिस्प्यूट होंगे, बेटर चीज है मैं अकाउंट पे ही देता हूँ, जिसके नाम पे लिखा हूँ वही पेमेंट ले सकता है और उसी के अकाउंट में जाएगा, वो कैश भी नहीं ले सकता। तो ये सिक्योरिटी के लिए अपन करते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रॉसिंग करना। अब आपको समझ में आ गया क्रॉसिंग क्या है? अब ये सब चीजें इजी है, वही चीज है बार 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 3 से 4 बार दी हुई है, फटाफट से चलो देख लेते हैं। द फॉर्मर में बी प्रेजेंटेड cross the counter of the payment, the latter will have to be presented through another banker, while in case of open check the payment may be obtained in a cash। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रॉस चेक में क्या होता है, आपका पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट आपका होता है भैया कहाँ पे? बैंक में जाता है। जबकि ओपन चेक में क्या होता है, कैश में आपको मिल जाता है। मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग, एक्ट ऑफ ड्रॉइंग टू डायगनल एंड ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक, इसे अपन क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ऑफ द चेक, ठीक है। अभी मैंने बता दिया आपको कि क्रॉसिंग कैसे होता है। ये आपका एक चेक है इस तरीके का, जो क्रॉसिंग होगा वो यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। आ जाओ। इन अदर वर्ड्स क्रॉस चेक इज वन विच हैज टू ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन, ठीक है। क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू द बैंकर नॉट टू पे मनी अक्रॉस द काउंटर। ये क्रॉसिंग चेक क्या है? एक डायरेक्शन है सामने वाले काउंटर पे जो भी बंदा बैठा उसको कि भैया आप वहां पे कैश पेमेंट नहीं करोगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉसिंग, ऑब्जेक्ट क्या है भैया? सिक्योरिटी के लिए। आ जाओ। मेन ऑब्जेक्ट इज टू गिव अ प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड। सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या है? गिव प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड। द क्रॉस चेक कैन नॉट बी पेड अक्रॉस द काउंटर, वही चीज लिखी हुई है, बट इट शुड बी पेड ओनली थ्रू एन अकाउंट विद द बैंक हु मे बी आइदर ड्रॉई बैंक और डिफरेंट वन, मतलब कोई भी बैंक में हो सकता है। इफ इट इज मिस यूटिलाइज इट कैन बी ट्रेस वेरी इजीली। अगर मिस यूटिलाइज होगा तो भी इजीली ट्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बैंक में ही जमा हुआ होगा, कैश तो किसी को मिला नहीं है, तो इजीली जिसके अकाउंट में जमा हुआ तुरंत से आप ट्रैक कर सकते हो कि ये चेक का पेमेंट किसको मिला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रतीक ठक्कर हूँ, मेरे से गुम हो गया और दूसरे प्रतीक ठक्कर ने लेके अपने अकाउंट में डाल दिया, तो मैं आपको कॉल करूंगा चेक गुम हो गया, आप बोलोगे भैया मेरे को अभी मैसेज आया चेक में से पैसा तो निकल गया, प्रतीक ठक्कर में क्रेडिट हुआ। तो वो बैंक को कॉल करेगा, वो बोलेगा कौन से प्रतीक ठक्कर को क्रेडिट हुआ, तो तुरंत वो पकड़ा जाएगा जो भी होगा वो, ठीक है। तो मतलब इजीली ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। इफ इट इज मिसयूटिलाइज्ड इट कैन बी ट्रेस वेरी इजीली, ठीक है। एंड फ्रॉडुलेंट पर्सन कैन इजीली बी डिटेक्टेड, जिसने भी फ्रॉड किया वो तुरंत पकड़ा जा सकता है।
अब काइंड ऑफ क्रॉसिंग, अलग अलग टाइप का आपको क्रॉसिंग दिया है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। आ जाओ, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में एक ही चीज का डिफरेंस है, सिंपल सा डिफरेंस एक ही चीज का है कि जनरल क्रॉसिंग में आपका बैंक का नाम स्पेसिफाई नहीं होता। मतलब आपका अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपने मेरे को प्रतीक ठक्कर नाम का चेक दिया, ठीक है, और आपकी बैंक कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर एग्जांपल आपका बीओबी का बैंक है और आपने मेरे को चेक दिया, तो मैं अपनी कोई भी बैंक में जाके, मतलब मेरा अकाउंट जिस भी बैंक में, उसमें जाके मैं क्या करवा सकता हूँ, डिपॉजिट करवा सकता हूँ और मेरे को पैसा मिल सकता है। बट अगर आपने बीओबी की बैंक में आपने लिख दिया एचडीएफसी बैंक और अकाउंट में ही और मेरा नाम लिख दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये चेक सिर्फ एचडीएफसी में ही डिपॉजिट हो सकता है और वो भी प्रतीक ठक्कर मतलब मेरे अकाउंट में। अगर मेरे पास एचडीएफसी का अकाउंट नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। इसीलिए जनरली कोई स्पेशल क्रॉसिंग नहीं करता है, जनरल क्रॉसिंग ही चलती है। ठीक है, चलिए आ जाओ, तो जनरल क्रॉसिंग के बारे में बात कर लेते हैं और अलग अलग टाइप का क्रॉसिंग होता है। कोई ऐसे ही सिंपल क्रॉसिंग करता है, देखो आ जाओ, इस तरीके से होता है। कोई सिंपल क्रॉसिंग करता है, कोई बीच में एंड कंपनी, कोई ऐसे एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, पेज अकाउंट, अंडर रुपीज, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रॉसिंग कर सकते हो अलग अलग चीज लिख के। ठीक है, ये नॉट नेगोशिएबल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्रॉसिंग वाला ही आपको दिया हुआ है। चलिए तो क्रॉसिंग समझ लेते हैं। मेरे चेक bear across its face in addition the word and company or abbreviation through two parallel transverse lines or two parallel transverse lines simply either with or without word not negotiable, that addition shall be deemed a crossing। मतलब आपको बोल रहे कि भैया अगर ये सिंपल वाली लाइन हो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, या तो उसमें एंड कंपनी लिखा है, या तो नॉट नेगोशिएबल लिखा है, तो वो सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम बोलेंगे क्रॉसिंग। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीम्ड क्रॉसिंग उसे अपन बोलते हैं, मतलब उसे अपन क्या मानते हैं, क्रॉसिंग मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पहले तो टू लाइन होनी चाहिए। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में द लाइन शुड नॉट ऑक्यूपाई प्रिंटेड लेटर और नंबर और एनी सच रिटर्न मटेरियल। ठीक है, मतलब जो लेटर चेक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप लाइन नहीं करोगे, मतलब जो ब्लैंक है जगह वहीं पे आप करोगे क्रॉसिंग वाला। ठीक है, द लाइन आर जनरली ड्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, जनरली किस तरफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं। ठीक है, और क्या वर्ड लिखा होगा बीच में, या तो कुछ भी ना लिखा हो, या तो एंड कंपनी वाला भी आपको देख सकता है। द वर्ड एंड कंपनी मे बी रिटर्न, देखो मे बी क्यों लिखा, शायद हो शायद ना भी लिखा हो। ठीक है, बट वर्ड्स आर नॉट कंपलसरी, देखो लिखा हुआ है वर्ड्स आर नॉट कंपलसरी, अगर नहीं लिखते तो भी चलता है। ठीक है, तो ये चीज है। द वर्ड नॉट नेगोशिएबल मे बी एडेड टू क्रॉसिंग बट दे देमसेल्फ डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉसिंग, मतलब नॉट नेगोशिएबल लिखा हो सकता है। ठीक है, तो नॉट नेगोशिएबल भी आपको हो सकता है, बट दे देमसेल्फ डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉसिंग। इसको आप कॉन्स्टिट्यूट क्रॉसिंग एक तरीके से आप नहीं बोल सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं बोल सकते वो आपको आगे समझ में आएगा कि नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो नेगोशिएबल का मतलब ही ट्रांसफर होना, तो नॉट नेगोशिएबल हो जाएगा तो चेक तो आएगा ही नहीं इसमें, तो ना हम नेगोशिएबल पढ़ रहे हैं, ये भी नेगोशिएबल है। नॉट नेगोशिएबल का सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि अगर ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, और ए को चेक रास्ते पे से मिला था, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए की ओनरशिप थी नहीं थी, तो वो बी को भी सही ओनरशिप नहीं दे सकता। ठीक है, इवन बी ने गुड फेथ में लिया तो भी बी की ओनरशिप उस चेक के लिए नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ए को मिला था, ए की ओनरशिप नहीं थी, तो इसे बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, मतलब एक पर्सन की अगर ओनरशिप सही वाली नहीं है तो वो सामने आगे भी ओनरशिप सही वाली ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर उसकी ओनरशिप में डिफेक्ट है तो आगे भी डिफेक्ट ही रहेगी। अब देखो इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इफेक्ट दी हुई है, चलो आ जाओ। एक तो डायरेक्शन टू पेइंग बैंकर, बैंकर को डायरेक्शन मिलता है पे करने के लिए। ठीक है, द बैंकर ऑन हुम इट इज ड्रॉन सेल नॉट पे अदरवाइज देन अ बैंकर। ठीक है, टू द बैंकर मतलब क्या होगा भैया, यहाँ पे आपका कैश में पेमेंट नहीं होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, आ जाओ। क्रॉसिंग गिव्स प्रोटेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉडुलेंट विड्रॉल्स, इट इज लायबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर। देखो ये किसकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर टू वेरीफाई प्रॉपर पेमेंट इन द प्रॉपर अकाउंट, मतलब प्रतीक ठक्कर लिखा है तो संदीप ठक्कर में ना चला जाए, ये किसकी लायबिलिटी है, जो पे कर रहा है, मतलब मैंने चेक जाके दिया बैंक में तो वो बैंक जो कर रहा है ना, जो मेरे को पेमेंट देने वाला है मेरे अकाउंट में, उसकी लायबिलिटी होती है, ये देखना। ठीक है, आ जाओ। द पेमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मतलब अगर ऐसी गलती हो गई तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानेंगे, क्योंकि गलती हो गई भैया, जिसको मिलना था उसको नहीं मिला है।
अब आते हैं भैया स्पेशल क्रॉसिंग, सिंपल एक ही लाइन आगे बढ़ेगी, कौन सी, तो उसमें बैंक का नाम लिखा होता है, बाकी सेम तरीके से आपका क्रॉसिंग होता है। Where check bears crossing it face on addition of the name of the banker either with or without the word not negotiable, मतलब नॉट नेगोशिएबल वर्ड हो भी सही ना भी हो, बट वहां पे बैंक का नाम होगा, उसे अपन बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। देखो सब चीजें सेम दी है, टू पैरेलल लाइन होनी चाहिए, नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन, ये एक आपका एक नया आया है कि स्पेशल क्रॉसिंग में नेम होना चाहिए बैंक का कि कौन से बैंक में डिपॉजिट होगा, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेक, द नेम ऑफ द बैंक एंड वर्ड नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे, और ये सब चीजों में से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक होना बहुत जरूरी है लेफ्ट साइड में, इसे बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। और जो बैंक का नाम होगा उसी बैंक में क्रेडिट होगा, मतलब अगर मेरा बैंक अकाउंट आईसीआईसी में है बट आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक मेरे को दिया और ऊपर लिख दिया एचडीएफसी, तो मेरे को एचडीएफसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब एचडीएफसी में जाऊंगा, एचडीएफसी बोलेंगे भैया आपका तो अकाउंट ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, तो मेरे को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो नॉर्मली इसीलिए स्पेशल क्रॉसिंग होती नहीं है, और अगर होती है तो भी पूछ लेते कि भैया आपका अकाउंट कहाँ पे, मैं बोलूंगा आईसीआईसी में, तो वो ऊपर लिख देंगे आईसीआईसी, ठीक है। तो दूसरा कोई प्रतीक ठक्कर पेमेंट ना ले ले। चलो जैसे बोलते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, इफेक्ट ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन, सिर्फ वही चीजें क्रॉसिंग वाले में दी है, ठीक है, वही लाइन सेम टू सेम। इट इज डायरेक्शन टू बैंकर टू पे अमाउंट टू द अमाउंट होल्डर ऑफ द बैंक बट नॉट टू अदर, ठीक है, उसी पर्सन को देने के लिए ऑर्डर दे रहे, दूसरे को नहीं देना है। इफ चेक इज स्पेशली क्रॉस अ पर्टिकुलर बैंक, इफ सच चेक इज प्रेजेंटेड टू अनदर बैंक, देखो अनदर बैंक पे अगर प्रेजेंट होगा, द पेइंग बैंक शुड रिफ्यूज द पेमेंट, मतलब अगर मैं आईसीआईसी में जाऊंगा तो बोलेंगे भैया इस पे एचडीएफसी लिखा है, हम पेमेंट नहीं देंगे आपको, तो रिफ्यूज करेंगे, मतलब मना कर देंगे। स्पेशल क्रॉसिंग गिव मोर प्रोटेक्शन देन जनरल क्रॉसिंग, ये आपको याद रखना है, स्पेशल क्रॉसिंग गिव मोर प्रोटेक्शन देन जनरल क्रॉसिंग, ठीक है। ये था आपका स्पेशल क्रॉसिंग एंड जनरल क्रॉसिंग। अब अकाउंट पे क्रॉसिंग, जिस क्रॉसिंग में बीच में लिख दिया अकाउंट पे, उसे बोलते हैं अकाउंट पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट अलग अलग टाइप का आपको दिया हुआ है, तो अलग अलग टाइप का आपको पढ़ रहा है, जिसमें अलग एक अकाउंट पे ही दिया है, एक नेगोशिएबल भी दिया है, कि बीच में अकाउंट पे ही लिखा है या तो नेगोशिएबल लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अकाउंट पे क्रॉसिंग के बारे में बात करते हैं। In the present day transaction, we find the term account pay or account pay only, ये तीन में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, एसी लिख सकते हो, अकाउंट पे पूरा लिख सकते हो, अकाउंट पे ओनली वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कैश नहीं मिलेगा, सेम जो आगे अपन बोल रहे थे वही, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द चेक बिटवीन टू ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होगा, अकाउंट पे आपका लिखा होगा, ठीक है, ओके। द टर्म दैट द अमाउंट शुड नॉट बी पेड एट अ काउंटर, मतलब कैश में नहीं मिलेगा, क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ द पे ओनली, वही चीजें दी है। क्रॉसिंग मतलब सबका मतलब सेम है, सिर्फ आपको नाम अलग से दिया हुआ है, और कैसे करना है बस वही दिया है अलग, मतलब अंदर लिखना क्या है अलग वही दिया है, बाकी क्रॉसिंग का मतलब सेम होता है, कैश में नहीं मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। इफ merely in a form of direction to receiving bank that the drawer desire to pay a particular check into a bank which keep the account of the pay, मतलब बोला कि भैया अगर सामने वाला पर्सन ड्रॉवर चाहता है, क्या चाहता है कि पर्टिकुलर बैंक में ही एक चेक क्रेडिट हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा भैया, अकाउंट पे में आपको स्पेसिफिकली अकाउंट पे का आपको देगा। अकाउंट पे क्रॉसिंग चेक कैन आल्सो बी ट्रांसफर लाइक अदर चेक, इसको आप क्या कर सकते हो, ये ट्रांसफरेबल है, ये कैसा है भैया, ट्रांसफरेबल, सिंपल सी बात है, कोई भी एक चेक है वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है। इट गिव्स द फर्दर प्रोटेक्शन टू पे, ये पे को फर्दर प्रोटेक्शन देता है। इफ द बैंकर क्रेडिट द चेक टू अनदर अकाउंट एंड नॉट टू द अकाउंट ऑफ द पे, द बैंकर शैल बी रिस्पांसिबल, आगे भी वही चीज लिखी हुई थी कि अगर गलती कौन करेगा, बैंकर, तो बैंकर रिस्पांसिबल है, ठीक है। द सेफेस्ट मोड इज क्रॉस द चेक विद द टर्म्स ऑफ नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे ओनली, तो अब अगर सेफेस्ट बनाना है तो नॉट नेगोशिएबल भी लिखना है एंड अकाउंट पे ही ओनली भी लिखना है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि अगर किसी को चेक मिला है तो उसको कभी भी सही टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आ जाओ फिर आपका यहाँ पे नॉट नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि अगर आपको चेक मिला है, रास्ते से मिला है, ठीक है, तो आगे जिसको भी आपने पेमेंट किया उसको भी उसका भी टाइटल डिफेक्टिव मानेंगे, मतलब अगर उसने पेमेंट रिसीव कर लिया है तो उससे भी पैसा वापस लिया जाएगा, ठीक है, और जिसका भी एक्चुअल में देना था उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओनरशिप होगी वो डिफेक्ट मानी जाएगी। अगर मैं रास्ते से जा रहा था प्रतीक, और मेरे को कोई चेक मिला और मैंने पेमेंट कर दिया किसी भी XYZ कंपनी को, ठीक है, और XYZ कंपनी ने उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया, ठीक है, तो उनको लगा मेरा पेमेंट हो गया, बट फिर पता चला कि मेरे को ये चेक मिला हुआ था, तो बैंक जो
लॉ के हिसाब से XYZ कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा और XYZ फिर मेरे से मांगेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि भैया नॉट नेगोशिएबल अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जिसकी ओनरशिप है वही आगे ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। आ जाओ, अ पर्सन टेकिंग अ चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली ब्रिंग आइदर इन केस द वर्ड डू नॉट नेगोशिएबल, ठीक है, वर्ड नॉट नेगोशिएबल स्पेशल या जनरल क्रॉसिंग में किसी में भी ये हो सकता है। नॉट नेगोशिएबल शेल नॉट हैव एंड शेल नॉट बी केपेबल ऑफ गिविंग बेटर टाइटल टू चेक देन दैट विच द पर्सन फ्रॉम हुम द टुक इट हैड। बेटर टाइटल वो नहीं दे सकता, अगर उसकी ओनरशिप नहीं है तो आगे भी वो ओनरशिप नहीं दे सकता। अगर उसको खुद को पेमेंट लेना था इसीलिए मिला है तो वो आगे भी पेमेंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। द वर्ड नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नॉट नेगोशिएबल डू नॉट मीन नॉट, देखो ये आपको पढ़ना है, नॉट नेगोशिएबल डू नॉट मीन नॉट ट्रांसफरेबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब इस केस में, क्रॉसिंग वाले केस में नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि अगर आपका चेक आपको जो चेक आपके पास है वो चेक अगर आपको कहीं से रास्ते में से मिला हुआ है या आपने फ्रॉडुलेंटली किसी से लिया हुआ है और आपने अगर आगे किसी को पेमेंट करने के लिए दे दिया और उसने पेमेंट ले भी लिया तो आपको भी डिफेक्ट में मिला था क्योंकि आपने फ्रॉड किया, तो ऐसा मानेंगे सामने वाले को भी डिफेक्ट में मिला है मतलब उसको भी पेमेंट वापस करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आ जाओ, फिर क्या बोल रहे हैं, if it is so there will the very meaning and the purpose of the check and its character of bill of exchange will die। मतलब अगर नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल होगा तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, इसलिए नॉट नेगोशिएबल नहीं बोलते इसको। ट्रांसफरेबिलिटी इज अ नैरो टर्म देन द वर्ड नेगोशिएबिलिटी, मतलब ये बोल रहे हैं ट्रांसफरेबिलिटी छोटा टर्म है नेगोशिएबल से। नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, बट इट गिव्स मोर प्रोटेक्शन, ये क्या कहता है, गिव मोर प्रोटेक्शन देन जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। देखो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, एक तो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ये ब्लू वाला पढ़ो, स्पेशल क्रॉसिंग गिव मोर प्रोटेक्शन देन जनरल। जनरल से ज्यादा प्रोटेक्शन कौन देता है, पहले देखो, नॉर्मल चेक से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है जनरल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग से ज्यादा प्रोटेक्शन होता है स्पेशल क्रॉसिंग, और स्पेशल क्रॉसिंग से भी ज्यादा प्रोटेक्शन कौन देता है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लिखा है गिव मोर प्रोटेक्शन देन जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग। आ जाओ, ऑब्जेक्ट, अब क्या बोल रहे भैया, ऑब्जेक्ट के लिए आ जाओ। ट्रू ओनर इज प्रोटेक्टेड, मतलब जो ट्रू ओनर है उसी को पेमेंट मिलेगा, अगर किसी को फ्रॉडुलेंटली मिला है तो भी उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। इफ इट इज स्टॉलन, देखो अगर चोरी हो गई है तो फाइंडर को कैन नॉट कैश इट सो इजीली, वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता और उसको पैसा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो भी उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। गुड टाइटल कैन नॉट बी पास टू हिम, उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। आला इफेक्ट लिखा हुआ है, ये अदर चीज का दिया हुआ है, यहाँ पे छाप दिया है, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं। It gives more protection and safe to holder. Third person cannot cash it so easily. Can be transferred like other check. इसे आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। If banker is negligent, ठीक है, अगर बैंक से कोई गलती हुई है, he will be held responsible, उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। अब आता है भैया डबल क्रॉसिंग, क्या होता है डबल क्रॉसिंग, या तो सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग, इसका मतलब क्या है, चलो ये समझते हैं। अब देखो डबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है या फिर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, कि अगर एक बैंक ने, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है, कोई स्कीम निकाली और जिसमें सब फॉर्म फिल कर सकती है या किसी को पेमेंट करना है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया कि हर जगह आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद के कोई एरिया में आईसीआईसीआई बैंक नहीं है 5 किलोमीटर तक, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बोला एसबीआई को कि तुम्हारी ब्रांच उस एरिया में है तो तुम हमारे लिए एज ए एजेंट काम करो, क्या काम करो, एज ए एजेंट काम करो, और तुम हमें पैसा लाके दो और हम आपको बीच में कमीशन देंगे क्योंकि हमारी ब्रांच नहीं है, तुम हमारा काम कर दो। एसबीआई बोली ठीक है हम काम कर देंगे। तो यहाँ पे जिसने चेक दिया उसने क्या किया, एसबीआई का क्रॉसिंग लगा दिया कि भैया ये एसबीआई को मिलना चाहिए, ठीक है, बट ये एसबीआई का पैसा है नहीं है, ये किसका है, आईसीआईसीआई का। तो एसबीआई क्या कर सकती है, डबल क्रॉसिंग कर सकती है, मतलब चेक के पीछे की साइड ऐसे क्रॉसिंग करेगी और लिखेगी आईसीआईसीआई, और वो लिखेगी कि भैया मैं क्या हूं, मैं तो सिर्फ एसबीआई इज अ एजेंट ऑफ आईसीआईसीआई, तो इसे बोलते हैं डबल क्रॉसिंग। मतलब अगर एक बैंक किसी की एजेंट की तरह काम कर रहा है तो वो अपने ओनर वाले को पैसे देने के लिए डबल क्रॉसिंग करती है, मतलब ओल्ड वाला क्रॉसिंग को हटा के नहीं, वो वहीं पे रहेगा, बट पीछे नया वाला करेंगे तो वो नया वाला कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डबल क्रॉसिंग, बस इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा चीजें है नहीं।
where a check is crossed specially, banker to whom it is crossed may be again cross it specially to another banker। ठीक है, जब आपका चेक इज क्रॉस है, चेक को ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, अगर नहीं क्रॉस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल क्रॉस में हो जाएगा, एसबीआई आईसीआईसी के लिए कर लीजिए। बट अगर पहले से क्रॉसिंग किया हुआ है तो क्या होगा, इट क्रॉस मेक अगेन, इट इज मेक अगेन क्रॉस, मतलब ये फिर से क्रॉस हो सकता है, किसको, टू अनदर बैंकर, मतलब एसबीआई किसको करेगी, आईसीआईसी को करेगी, अनदर बैंकर। ठीक है, क्या लिखा, बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस बे अगेन क्रॉस, जिसको क्रॉस ऑलरेडी मिला हुआ है वो अगेन क्रॉस कर सकता है टू अनदर बैंकर। इसे क्या बोलते हैं अपन, इज कॉल्ड एज अ डबल क्रॉसिंग, इसे क्या बोलते हैं, डबल क्रॉसिंग। और ये क्या होना चाहिए, इज एजेंट फॉर अ कलेक्शन, अगर एसबीआई क्या है, एजेंट है, तो ही ऐसा कर सकती है। आगे, there is a check cross specially the banker to whom it is cross may again cross, वही चीज लिखा हुआ है, सेम लाइन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। दिस इज ओनली केस वेयर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज अलाउड, ये एक ओनली ऐसा केस है, ओनली केस वेयर सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज अलाउड बाय एक्ट, मतलब एक ही केस है जहां पे आप, जहां पे दूसरा क्रॉसिंग हो सकता है, अदरवाइज एक बार क्रॉसिंग हो गया तो दूसरी बार नहीं हो सकता। कैन बी डन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द कलेक्शन, डन ओनली फॉर पर्पस ऑफ कलेक्शन, मतलब अगर कोई कलेक्शन के लिए एसबीआई हमारा एजेंट है तो वो अपने लिए कर सकता है। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा, किसके द्वारा कर सकता है, बैंकर द्वारा। मतलब अगर आईसीआईसी ने एसबीआई को बोला कि तुम हमारे लिए पेमेंट कलेक्ट करो, तो उसको चेक मिला क्रॉसिंग वाला, तो एसबीआई क्रॉस को दूसरी बार क्रॉस कर सकता है आईसीआईसी के लिए। कौन कर सकता है, ओनली बैंक कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो एजेंट है। मतलब अगर आईसीआईसी ने किसी मिस्टर एक्स को बोला कि तुम पेमेंट लेके आओ, और सामने वाले पर्सन ने मिस्टर एक्स के नाम पे चेक बना दिया, तो वो डबल क्रॉसिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, भले ही वो एजेंट है बट वो बैंक नहीं है ना, तो ओनली बाय बैंकर, टू बाय बैंकर, क्लियरली लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ, इस अपन डबल क्रॉसिंग या तो सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग भी बोलते हैं। इसका इफेक्ट क्या है, अब ये करते कैसे, देखो ऊपर देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, ये दिया हुआ है देखो। ठीक है, इस तरीके से आपका करते हैं, स्टेट बैंक टू हैदराबाद टू आंध्र बैंक। ठीक है, एसबीआई टू आंध्र बैंक, हमारे केस में एसबीआई टू आईसीआईसी होगा, बस यही चीज है। ठीक है, और आंध्रा बैंक एजेंट फॉर कलेक्शन फॉर एसबीआई। इफेक्ट क्या दिया है, आ जाओ, डबल क्रॉसिंग इज नॉट परमिटेड टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को ये परमिशेबल नहीं है। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंकर्स, बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन तभी ये पॉसिबल है, ये अपने को पता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस टू क्रॉस ऑन अ फेस ऑफ द चेक एट अ लेफ्ट साइड। नॉर्मली फेस पे करते हैं, मतलब जो फ्रंट होता है उस पे लेफ्ट साइड में क्रॉस करते हैं। बट इन केस ऑफ डबल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग हम कहां पे करते हैं, टू क्रॉस एट द बैक साइड ऑफ द चेक, बैक साइड मतलब पीछे की साइड अपन डबल क्रॉसिंग करते हैं। ठीक है, जहां पे स्पेस आपके लिए अवेलेबल हो। ले डाउन दैट वेयर चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर एक्सेप्ट, जब डबल क्रॉसिंग चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, मतलब एक से ज्यादा बैंकर को क्रॉस किया हुआ है, except when crossed to the agent for the purpose of the collection, the banker on whom is drawn shall refuse to payment therefore, मतलब अगर वो एजेंट नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा तो डबल प्रॉमिस जो होगा, डबल जो क्रॉसिंग होगा वो परमिशेबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई है और यहाँ पे आईसीआईसी है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करना है फॉर एग्जांपल आंध्रा बैंक को एसबीआई को, एसबीआई ने क्रॉस कर दिया और किसको दे दिया, आईसीआई को दे दिया। ठीक है, तो आईसीआई को पेमेंट चाहिए तो आंध्रा ने बोला मैं पेमेंट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि एसबीआई इज नॉट अ एजेंट। तो यहाँ पे आंध्रा रिफ्यूज कर सकता है, वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। देखो लिखा हुआ, फिर से पढ़ते हैं, चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन टाइम, मोर देन वन बैंकर, मतलब पहले आंध्रा ने क्रॉस करके एसबीआई को दिया और एसबीआई ने क्रॉस करके आईसीआईसी को दिया, मतलब मोर देन वन बैंक हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सेप्ट व्हेन क्रॉस टू एजेंट, मतलब अगर एजेंट नहीं होगा तो, अगर एजेंट होगा तो पेमेंट करेंगे, बट एक्सेप्ट द क्रॉस टू द एजेंट, मतलब अगर एजेंट के बिना क्रॉस किया होगा तो ड्रॉन सेल रिफ्यूज द पेमेंट, मतलब जिसने भी हुम इट इज ड्रॉन सेल रिफ्यूज द पेमेंट, मतलब आंध्रा बैंक पेमेंट करने के लिए मना भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 इट मींस दैट इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई द सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग, ये नेसेसरी है कब, जब आपको सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग करना है। ठीक है, दैट द बैंकर इज इन हुज फेवर इज मेड इन एजेंट, the banker in whose favor is made is an agent of the first banker for a collection, मतलब ये कौन करेगा, जो एजेंट है कलेक्शन करने के लिए वो करेगा। who can cross a check,
भैया वही चीज आप कितनी बार पढ़े, फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन चेक इज क्रॉस जनरली तो होल्डर कर सकता है, ठीक है। व्हेन क्रॉस इज चेक जनरली और स्पेशली उसमें भी होल्डर कर सकता है, और विथ और विदाउट नॉट नेगोशिएबल। अगर ये क्रॉस स्पेशली हुआ, बैंकर टू होम इट इज क्रॉस मे अगेन क्रॉस स्पेशली टू अनदर बैंकर, ठीक है। तो एक बैंकर दूसरे बैंकर के लिए कर सकता है, नॉर्मली होल्डर कर सकता है। बैंकर बैंकर केस में सिर्फ ओनली इस केस में कर सकता है। डिसऑनर ऑफ चेक ओल्ड कोर्स में नहीं दिया तो ओल्ड कोर्स वाला यहाँ से इस लेक्चर को लीव कर सकते हैं, न्यू कोर्स वाले मेरे साथ बने रहिए। बाकी ओल्ड कोर्स के लिए पूरा अपना लॉ का यहाँ पे सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। न्यू के लिए छोटा सा टॉपिक है और अपन इसको पढ़ लेते हैं। ये 2018 का अपडेट है, ठीक है, और इसे अपन एक बार देख लेते हैं क्या अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए, तो ये सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल है। ओल्ड वालों का लॉ यहाँ पे होता है खत्म, एथिक्स बाकी है, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये भैया, और न्यू में एथिक्स नहीं, आप उनको अलग पढ़ाना है तो वो सब आपको पढ़ा देंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। चलिए, तो यहाँ पे न्यू सिलेबस वाले ही सिर्फ बैठे, बाकी आप जरूर से जा सकते हैं। लेट्स गो। अ चेक इज सेड टू बी डिसऑनर ओनर्ड। अब देखो, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, जब आपको पेमेंट नहीं मिला। आपको किसी ने आपको चेक दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट करना था फीस का, आपने मेरे को चेक दिया, और मैं बैंक में गया और बैंक बोल रही है भैया ये जो जिसका आपने चेक दिया है उसका अकाउंट बंद हो चुका है, या तो उन्होंने स्टॉप पेमेंट करवाया, या तो उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मतलब मेरे को पेमेंट नहीं मिला, तो उसे बोलते हैं डिसऑनर। अगर मेरे को पेमेंट मिल गया तो उसे बोलते हैं ओनर, ठीक है। अ चेक सेड टू बी, अ चेक इज सेड टू बी ओनर्ड, सेड टू बी ऑनर इफ बैंकर गिव द अमाउंट टू पे, मतलब अगर पैसा मिल गया तो उसे ओनर बोलेंगे। अगर रिफ्यूज टू पे होगा, रिफ्यूज टू पे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं। इन अदर वर्ड, डिसऑनर ऑफ द चेक इज अ कंडीशन इन विच द बैंकर रिफ्यूज टू पे। जब बैंकर रिफ्यूज कर देता है पे करने के लिए, उसे बोलते हैं डिसऑनर। व्हेनेवर द चेक इज डिसऑनर, जब चेक डिसऑनर होता है, ड्रॉई बैंक इंस्टेंटली इश्यू अ चेक रिटर्न मेमो, मतलब जिसको चेक दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने आईसीआईसी में जाके चेक दिया, तो आईसीआईसी बैंक क्या करेगी, चेक रिटर्न मेमो इश्यू करेगी, ठीक है। किसको देगी, मेरे को देगी, कि भैया आपको जो चेक था ना वो वापस आ गया है, ठीक है, वो मेरे को दे देगी, ठीक है। अब नॉर्मली अभी तो क्या करती है बैंक, बैंक चार्ज भी लेती है, मतलब अगर मैंने 10,000 का चेक दिया और बाउंस हो गया, तो बैंक मेरे अकाउंट से 200 रुपये चार्ज कट कर लेगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, मेरे अकाउंट से करेगी, क्योंकि सामने वाले में तो पैसा है ही नहीं, इसीलिए तो चेक भी नहीं हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्पेसिफाई द रीजन फॉर डिसऑनर, और डिसऑनर का रीजन भी मेरे को बताएगा कि क्यों डिसऑनर हुआ, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे आपको द ऑफेंस कब माना जाएगा, जब एक चेक बनाया गया है, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया गया है, वो चेक रिटर्न आ चुका है, और उसकी नोटिस भी राइटिंग में मिल चुकी है ड्रॉवर को, मतलब ड्रॉवर मतलब जिसने ड्रॉ किया। अब देखो, बैंक ने मेरे को बताया और मैंने किसको बताया, स्टूडेंट को बताया, तो भैया आपने चेक दिया था ना, वो बाउंस हो चुका है, मेरे को पैसा नहीं मिला, और फिर भी वो मेरे को पेमेंट नहीं करता। फेलियर ऑफ द ड्रॉवर टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, मतलब मैंने उसको नोटिस भेज दिया और अगर वो 15 दिन में मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे, तो भैया उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है, और उसको सजा भी होती है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे को पेमेंट किया और मैंने बैंक में डाला, तो बैंक ने बोला भैया ये तो डिसऑनर हो गया, बैंक ने मेरे को नोटिस भेजा, ठीक है, और बोला कि ये तो डिसऑनर हुआ, मेरे को रीजन बताया, मैंने स्टूडेंट को बताया कि भैया आपका चेक डिसऑनर हो गया, उसको 15 दिन में मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ली जा सकती है, ठीक है। आ जाओ, तो क्या क्या लीगल एक्शन ली जा सकती है, कैसे कैसे ली जा सकती है, वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ फॉर insufficiency of a funds in the account, where any check drawn by a person on account maintained by him with a banker for the payment of any amount of the money to another person from out of that account for discharge in whole or part of any debt or other liabilities written by bank unpaid, either because of amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check, or it is exceed the amount arranged to be paid from the account by agreement made with the bank, such person shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of this act, can be punishable with the imprisonment। अब देखो, इतना आप बोलोगे भैया इतनी सारी लंबी चीज समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई चेक है वो डिसऑनर हुआ, उसका रीजन इनसफिशिएंसी ऑफ द बैलेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई और भी बैलेंस, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई चीज होती है तो पर्सन जो है उसको पनिशेबल मानेंगे, मतलब जिसका चेक डिसऑनर हुआ, जिस भी स्टूडेंट का चेक डिसऑनर हुआ, बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको जेल होगी,
ठीक है, कितनी होगी? मे बी एक्सटेंड टू 2 years, मतलब 2 साल तक की जेल हो सकती है। और विथ फाइन मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब या तो आपके चेक की जितनी अमाउंट है उसकी ट्वाइस तक की आपको क्या हो सकती है? फाइन भी हो सकती है। और विथ बोथ, या तो दोनों भी हो सकता है, या तो आपको 2 साल तक की, ऐसा नहीं कि 2 साल की ही, 2 दिन की भी हो सकती है, 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल। आपके चेक से डबल अमाउंट का आपको फाइन भी लग सकता है, या तो दोनों भी लग सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डबल अमाउंट का फाइन लगेगा, कम भी लग सकता है। मे एक्सटेंड टू ट्वाइस, मतलब मैक्सिमम आपको ट्वाइस तक का फाइन लग सकता है। ठीक है, आ जाओ, फिर क्या बोले? आ जाओ, फिर क्या बोला? द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, मतलब अब देखो, स्टूडेंट ने मेरे को चेक दिया और मैंने चेक भरा ही नहीं है बैंक में, ठीक है, मतलब टाइम जाने के बाद भरा। अब देखो ये 6 month को हटाना पड़ेगा, मतलब यार नई बुक छापी है तो भी 6 month क्यों दिया यार? 3 महीना रिड्यूस 3 months, 3 months। ठीक है, 2011 से लेके, मतलब 2001 4 2012 से लेके चेक की वैलिडिटी 3 महीना हो चुकी है। अभी नई बुक छापी है और नया टॉपिक ऐड किया, फिर भी 6 महीना यहाँ पे देने की क्या जरूरत थी? मेरे को ये समझ में नहीं आया। सीधा नहीं बोल सकते थे भैया 3 महीना? ठीक है भाई, दिया है, क्या करें? द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ये ओल्ड दिया है, अभी कितना है? 3 महीना। मतलब अगर मेरे को चेक दिया और मैंने 3 महीने में बैंक को नहीं दिया, तो बैंक जाके डेट देखेगा, बोलेगा अल्लाह 3 महीने तक आपको देना होना है, ये तो वैलिडिटी खत्म हो गई चेक की, चल निकल, नहीं दूंगा पेमेंट। तो मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। स्टूडेंट बोलेगा भैया मैं क्या करूं, मैंने तो आपको चेक दिया था, पेमेंट भी है, मेरे कारण डिसऑनर नहीं हुआ, आपके कारण हुआ, आप आलसी हो। ठीक है, तो इस केस में केस नहीं हो सकता, क्योंकि गलती मेरी है ना भाई, मैं 3 महीने के अंदर डिपॉजिट करवाने नहीं गया। दूसरा, द पेयर होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक makes a demand for the payment of the said amount of the money by giving notice in writing to the drawer of the check, ठीक है, within 30 days of the receipt of the information by given from the bank regarding the return of the check unpaid। मतलब अब देखो, पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब अगर मेरे पास चेक है जो डिसऑनर हुआ है, तो मुझे सामने वाले पर्सन से पेमेंट मांगना पड़ेगा, तो वो देगा ना। अब उसको तो पता ही नहीं है डिसऑनर हुआ, और मैं 15 दिन के बाद केस ठोक दूंगा, तो ये नहीं चलेगा। मतलब अगर मेरे को केस ठोकना है तो पहले मेरे को पैसा मांगना पड़ेगा, और पैसा कितने दिन में मांगना है? जब से डिसऑनर होके मेरे पास आया है उसके 30 दिन के अंदर मेरे को उसको पैसा मांगना पड़ेगा, और विद इन 30 days मैं जब भी मांगूंगा उससे 15 दिन मुझे उसको देना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। मतलब अगर मैं 20वें दिन पे मांगता हूं तो मुझे और 15 दिन उसको देना है पेमेंट करने के लिए, या मैं पहले दिन पे मांगता हूं तो उसको 15 दिन में पेमेंट करना चाहिए, या मैं 30 डे पे मांगूंगा तो उसको वहां से 15 दिन देना है। मतलब जहां जब भी मैं उससे पैसा मांगू तब से 15 दिन मुझे उसको देना है कि वो मुझे कुछ भी करके पेमेंट कर दे। और मुझे उसको कब तक मांगने? 30 दिन के अंदर। मतलब मेरे को जैसे ही डिसऑनर आया बैंक से, उसके 30 दिन के अंदर मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरा डिसऑनर हुआ है, मेरे को पैसा दे। और मैं जब से बताऊंगा उसके 15 दिन में वो मेरे को पेमेंट करेगा। ठीक है, आ जाओ, अब क्या है? पे योर होल्डर इन ड्यू कोर्स, मेक अ डिमांड फॉर द पेमेंट, मेरे को डिमांड करना पड़ेगा कितने दिन में? विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम अ बैंक, मतलब बैंक से जब मेरे को इंफॉर्मेशन मिली उससे 30 दिन के अंदर मेरे को पैसा मांगना पड़ेगा। एंड एक और कंडीशन, ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट। और मैं केस कब कर सकता हूँ? पहली बात तो ये, मेरे को डिसऑनर आया और मैंने 30 दिन के अंदर अंदर उसको बोल दिया कि भैया डिसऑनर हुआ, मेरे को पेमेंट दे। बट मैंने बोल दिया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, केस अभी तक नहीं कर सकता। मतलब मुझे उसको 15 दिन देने हैं, मतलब मैंने उसको बताया, ठीक है, और बताने के बाद 15 दिन एक्सपायर हो गए तो ही मैं उसको केस कर सकता हूँ। मतलब ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल टू मेक द पेमेंट विद इन 15 days, अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट में फेल हो जाता है तभी मैं केस कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आ जाओ। लीगल नोटिस फॉर अ डिमांड विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द चेक डिसऑनर, मतलब चेक डिसऑनर हो उसके 30 दिन के अंदर मेरे को डिमांड मांगना पड़ेगा, सेम दिया है। ठीक है, फिर ड्रॉवर ड्रॉवर बाउंड टू पे विद इन 15 days, सेम दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, अगर प्रोसीडिंग हुई, मतलब अगर मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया, तो क्या होगा? तो अब मैं बोलूंगा भैया मेरे को पैसे की जरूरत है, केस तो कब सेटल होगा मेरे को नहीं पता है, तो मुझे अभी पैसा चाहिए। तो चेक ने एक नया रूल निकाला कि भैया अगर केस होता है, अगर मैंने उसके ऊपर केस करा तो उसको मुझे 20% तुरंत देने पड़ेंगे, बट मैक्सिमम 20%। मतलब अगर 10,000 का चेक है, ठीक है, जैसे ही केस हुआ पहली हियरिंग में मैंने हाथ ऊपर करके बोला भैया 1 मिनट रुको, ये
केस तो चलता जाएगा, कब सेटल होगा पता नहीं, मेरे को पैसे की आज जरूरत है, एक काम करो 10,000 का 20%, एटलीस्ट 2,000 मेरे को दिला दो, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी देगी। कोर्ट को अगर सही लगा कि ठीक है भैया इसको पैसे की जरूरत है और वैसे भी इसको पेमेंट करना है, तो भैया एक काम करो तुम उसको पेमेंट करो, ठीक है, उसको पेमेंट करो 2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सामने स्टूडेंट से 2,000 मेरे को वो दिलवा सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने गलत केस कर दिया उसके ऊपर, अगर गलत केस करवा दिया होगा तो जैसे ही क्या बोलते हैं जजमेंट आ गया कि मैं गलत था और स्टूडेंट सही था, ठीक है, मेरी गलती थी, तो अगर ऐसा आ गया तो कोर्ट बोल सकता है कि तुमने जो 2,000 रुपए पहले लिए थे, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जब ये केस शुरू हुआ था, तो उस टाइम से लेके आज तक आपको विथ इंटरेस्ट उनको पहले पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आपका केस की सुनवाई आ जाती है, आपने पेमेंट पहले से 20% ले लिया था, मैक्सिमम 20 ले सकते हो, ठीक है। अगर केस आप हार जाते हो तो आपको वापस करना पड़ता है, बट 20-20% पूरा देना है, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, ट्रायल में क्या, समरी ट्रायल में या सुमन केस में प्लेड नॉट गिल्टी टू द एक्यूजन ऑन मेड ऑन कंप्लेंट, ठीक है। द इंटरिम कंपनसेशन मिल, उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम कंपनसेशन, मतलब केस शुरू होते ही 20% मांगो, उसे क्या बोलते हैं, इंटरिम कंपनसेशन। नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, चेक के 20% से ज्यादा नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 20% होगा। इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब कोर्ट ने बोला स्टूडेंट को कि भैया तुम 20% उसको दे दो, तो उसको मुझे 20% देना पड़ेगा विद इन 60 डेज, ठीक है, जब से ऑर्डर कोर्ट ने दिया उसके 20 दिन में उसको मेरे को देना पड़ेगा। और अगर स्टूडेंट बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और टाइम दीजिए, तो मैक्सिमम कोर्ट और कितना टाइम दे सकती है, 60 तो पहले दिया, और 30 डेज का दे सकती है, विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, मतलब फर्दर 30 दिन का दे सकती है, मतलब टोटल 90 डेज दे सकती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द ड्रॉवर चेक इज एक्विटेड, मतलब अगर यहाँ पे ड्रॉवर गलत था, ठीक है, ड्रॉवर गलत था, तो क्या करना पड़ेगा उसको, कोर्ट डायरेक्ट करेगा किसको, ड्रॉवर को, कि भी आपको क्या कंप्लेंट, मतलब सॉरी, ड्रॉवर क्या है, ड्रॉवर है वो सही है, मतलब स्टूडेंट जो है वो सही है, गलत कौन था, मैं था, पेई गलत था, तो क्या होगा, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा किसको, टू रीपे द ड्रॉवर द अमाउंट, मतलब मेरे को डायरेक्ट करेगा कि तुम ना ड्रॉवर को, मतलब स्टूडेंट को पैसे वापस कर दो, ठीक है, ऑफ इंटरिम कंपनसेशन, जो मैंने इंटरिम कंपनसेशन लिया था वो मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, विद द इंटरेस्ट एट द बैंक रेट पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जो आरबीआई का रेट होगा इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से मुझे उतना इंटरेस्ट लगा के वापस देना पड़ेगा, ठीक है। कब तक देना पड़ेगा, सेम लिमिट विद इन 16 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, और फर्दर टाइम कितना मिलेगा, विद इन फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, 30 डेज में बी डायरेक्टेड बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट और भी 30 डेज आपको दे सकती है। सेम तरीके से पहले स्टूडेंट को 60 डेज के लिए बोला, इंटर्न कंपनसेशन दो, और एक्स्ट्रा 30 डेज दिया, जब मेरे को रिटर्न करने की बारी आई, अगर मैं केस हार गया तो मेरे को विथ इंटरेस्ट देना है 60 डेज के अंदर, ऑर्डर से मैं और टाइम बोलूँ तो मुझे और 30 डेज का मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपका लॉ होता है पूरा का पूरा समाप्त, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करने के लिए रख देता हूँ ताकि आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका जितना पोर्शन बाकी है उतना अपन जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच।